नमस्कार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में पिछली वीडियो में हमने दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि दृष्टि दोष जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार में से हमने उन चारों प्रकारों को अच्छी तरह समझा था, पढ़ा था। अब आज जो है हम मानव नेत्र, उसकी संरचना, एक तरह से इसकी है बनावट और उसके मुख्य जो बिंदु दे रखे हैं, उसको पार्ट भी करें, हम उनके बारे में उनका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा ये मेरे हिसाब से इसका आखिरी बिंदु है, लेकिन बीच में जो बिंदु बच गए थे उन बिंदुओं को हम अच्छी तरह से समझेंगे और साथ में जो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब जब हमने कल दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा था तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दृष्टि दोष जो है ना वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे। और दृष्टि दोषों के बाद भी हमने देखा था कि उससे पहले हमने जो मुख्य बिंदु थे, जैसे निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टिपरास, इन सब के बारे में हमने उनका अध्ययन किया था। उसके बाद ही हमने दृष्टि दोषों को पढ़ा था। तो दृष्टि दोषों को हमने अच्छी तरह से समझा था। आप पढ़ेंगे मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र जो है, ये मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र की बनावट। देखिए, उसने कभी भी ऐसे नहीं पूछा कि मानव नेत्र की बनावट को समझा के उसका सचित्र वर्णन करो। ये डिस्क्रिप्शन उसने कभी नहीं पूछा, उसका वर्णन कभी नहीं करवाया। हाँ, मानव नेत्र की नामांकित चित्र तुमसे पूछ सकता है। तो हमें इसको ना, अगर हम इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़े तो बहुत लंबा बिंदु हो गए, क्योंकि मानव नेत्र के कम से कम 10-12 बिंदु होते हैं। मानव नेत्र में उन सबका अगर अलग अलग से डिटेल करें, वर्णन करें, डिस्क्राइब उनको करें, तो फिर हम देखेंगे कि काफी लंबा बिंदु हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इस तरह से नहीं पढ़ना। आप चाहो तो कमेंट करके मुझे देख लेना एक बार, मैं जैसे बताता हूँ कॉमन रूप से मैं समझा रहा हूँ। अगर आप उसको उस तरह से समझ में नहीं आए तो फिर उनको आगे आप देख सकते हो। तो देखिए कैसे, पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं। मानव नेत्र का जब हम चित्र बनाएंगे तो चित्र बनाने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि मानव नेत्र होता क्या है। तो देखिए, पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। चित्र के बाद इसमें हम फिर इसके डिटेल, इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं उन सबका हम अध्ययन करेंगे। जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपको भी ना उसी तरह बनाना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चित्र को आप पेंसिल से बनाना है, माप तोल के आप बना सकते हो। अब देखिए, मैंने तो हाथ से बना रहा हूँ, टेढ़ा हो सकता है, मेढ़ा हो सकता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। आपको इस तरह से नहीं बनाना। आप तो प्रकार और पटरी में चाप भर के उनको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उनको बना सकते हैं। ये चीजें देखिए समझने की हैं। इन सारी चीजों को हम किस तरह से समझेंगे, मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। तो आप इनको पहले अच्छी तरह समझ लें कि इसमें कितने मैंने लाइनें खींची हैं, किस तरह से इसको हमने बनाया है। और इसको चाहे तो खाली छोड़ दो, नहीं तो इसको आप चौक से इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का श्वेत पटल है। देखिए, ये रेटिना है, आपको लिखना है रेटिना, जहां प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये इसका अंत बिंदु है, सॉरी यहां से यहां तक ये इसका पीठ बिंदु है, ये इसका अंत बिंदु है।
और देखिए आप चाहो तो इसको इस तरह से यहाँ भी छोड़ सकते हो, इस तरह का कुछ इसमें दिखा रखा है। ये जो है ना दिक् तंत्रिका है, इसको आप तरह से यहाँ खोल सकते हो, ठीक है। अभिनेत्र लेंस कह सकते हो, केवल यहाँ भी लिख सकते हो लेंस, ठीक है। ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो ना यहाँ तक, ये क्या है? श्वेत पटल है। कौन सा पटल है? आप चाहो तो श्वेत पटल को यहाँ भी लिख सकते हो नीचे, ठीक है, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। काचाप द्रव है, ठीक है। कॉर्निया, आयरिस, पुतली, जगह नहीं आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। परिचारिका, जिसको आयरिस भी क्या है। बस इतने बिंदु रखने, इसमें ज्यादा बिंदु आपको नहीं रखना, क्योंकि फिर आप ज्यादा बिंदु रखोगे तो इन सबका डिटेल में करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये मानव नेत्र यहाँ लिखना है। मानव नेत्र, ठीक है। अब देखिए मानव नेत्र क्या है, अब मैं वही चीज तो मैं बता रहा था। आप कहो कि सर इसका ना अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग वर्णन करो, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इनको क्या काम करता हूँ, बेसिकली कंबाइन करके इन सारे बिंदुओं को बताता हूँ, उससे थोड़ा आसान भी हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो सकता है। अगर मैं क्या काम करूँ, अलग अलग बिंदु, पुतली, कॉर्निया, परिचारिका, आयरिस, काचाप द्रव, दिक् तंत्रिका, अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना, श्वेत पटल, इन सबको अलग अलग करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब तुम ऐसे अंदाज लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10-11 बिंदु बनते हैं। 10-11 बिंदु की आप उनके बारे में डिटेल देखना तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा होगा चित्र के अलावा। तो मैं आपको कॉमन रूप से बता रहा हूँ, आसान भी होगा। तो देखिए क्या है मानव नेत्र, ये आपको चित्र बनाना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए मानव नेत्र जो है ना एक कैमरे की भांति होता है। अब वैसे तुमने देखा, देखिए मानव नेत्र के बिना हम रंग बिरंगे संसार की कल्पना नहीं कर सकते। ये जो रंग बिरंगा संसार हमें दिखाई देता है, ये मानव नेत्र की ही। देखिए मानव नेत्र जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सब में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां। आपको लिखना है, आपको किस तरह लिखना है, चित्र बना के उनके बारे में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन लिखना है। आपको लिखना है कि मानव नेत्र के बिना हम रंग बिरंगे संसार की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे शरीर की जितनी ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर आपको उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है जो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब देखिए प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यहाँ बनता है। और हमने देखे हमने जो दृष्टि दोष पढ़े थे, दृष्टि दोषों में भी देखा था कि अगर दृष्टि किसी प्रकार का मानव नेत्र में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हमने देखा था कि कुछ दोषों में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था, कुछ में बाद बन रहा था, तो वो क्या थे, वो दोष थे। तो अब अगर मानव में इस तरह से अगर वो किसी तरह उसमें विकार नहीं है तो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो हमने क्या देखा कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है जो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनाता है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, हमारे देखिए अब चाहो तो बिंदु बना के लिख लो, मैं वही बात कर रहा हूँ, नहीं कॉमन रूप से लिखना है। आंख में दोनों तरफ, किसके, पुतली के, कॉर्निया के दोनों ओर जो सफेद भाग होता है, देखिए हमारी आंख में जो सफेद भाग दोनों साइड दिखाई दे रहा है, ये श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल कैसा अपारदर्शी होता है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपारदर्शी। लेकिन ये मानव नेत्र की जो गोलाई है, कॉर्निया का जो गोलाई का भाग है, उसको नियंत्रित करके रखता है। साथ में मानव नेत्र की बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर लिखोगे आप कॉर्निया, ठीक है। लिखना है कॉर्निया श्वेत पटल के सामने का भाग जो होता है, श्वेत पटल का जो सामने का हिस्सा होता है, पॉइंट होता है, वो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आंख में जो सामने का पॉइंट है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो है, कॉर्निया ही ऐसा बिंदु है जो
मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम देखें तो वो कैसे देखना है कि कोर्निया जो है इस मानव नेत्र का सामने का बिंदु होता है, इससे ही ये पारदर्शी होता है, इससे वस्तु दृष्टि होता है, दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इनके बारे में आ जाइए। फिर आप रेटिना के बारे में लिखोगे। रेटिना, देखिए रेटिना मानव नेत्र का पीछे का बिंदु होता है जिससे प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वास्तव में एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसमें से संपूर्ण वस्तु का प्रतिबिंब उस झिल्ली पर आधारित होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु की परछाई है उस झिल्ली पर बनती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, परितारिका या आइरिस। ठीक है, देखिए परितारिका जो है ना कोर्निया के इस ऊपर वाला भाग होता है, ये परितारिका भी हमारी नेत्र में बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और परितारिका आइरिस का छोटा सा भाग होता है जो पॉइंट के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, फिर काचाभ द्रव लिखना है। मानव नेत्र में एक द्रव भरा होता है जिसमें साधारण नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, का घोल भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। इस काचाभ द्रव ये विशेष परिस्थितियों में नेत्र से बाहर निकलता है। अगर इसके हम अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक 1.377 होता है। ठीक है, फिर क्या निकलना है, दिक्तंत्रिका। देखिए दिक्तंत्रिका के बारे में आपको याद रखना है। दिक्तंत्रिका आंतरिक मानव नेत्र का आंतरिक भाग होता है। विशेष परिस्थिति जैसे बहुत खुशी हो, बहुत गम हो, तो दिक्तंत्रिका की सहायता से जो आंसू होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड का घोल होता है, जो काचाभ द्रव के रूप में बाहर निकलता है, इस दिक्तंत्रिका से ही बाहर निकलता है। ठीक है, अंध बिंदु। देखिए अंध बिंदु इस पीत बिंदु के नीचे का भाग होता है। ये अंध बिंदु जो है इस मानव नेत्र की जो अंध बिंदु जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये हमारे लेंस के पीछे का भाग होता है। इससे भी अपारदर्शी होता है, इससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, पीत बिंदु इसके ऊपर का हिस्सा होता है। ये पीत बिंदु क्या काम करता है, रेटिना के जस्ट नीचे का भाग होता है। ये पीत बिंदु उस, देखिए हमने देखा है हमारे सामने अगर हम 3-4 रंगों को एक साथ रख दे तो कौन से, हम आर्मी में जैसे हमारा फिजिकल होता है, तो आर्मी फिजिकल के लिए हम 3 रंगों को जब एक साथ रखते हैं तो उन 3 रंगों को एक साथ रखने से क्या होता है, हमें कभी कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, यानी उनकी समांतर और ऊर्ध्वाधर लाइनें हमें एक साथ दिखाई, दृष्टिगोचर नहीं होती, जिसको हमने क्या पढ़ा था, रेखम्य दृष्टि दोष पढ़ा था। तो ये पीत बिंदु जो है उन लाइनों को समझने देखने के लिए हमारी सहायता करता है। इस तरह से मानव नेत्र संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमें रंग बिरंगे संसार को दिखाता है। ये लिखना आपके बारे में। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत हो तो मैं अलग डिटेल वाइज एक एक बिंदु को अलग अलग, जैसे श्वेत बिंदु उसके बारे में लिखा, परिचारिका आइरिस इसके बारे में लिखा, काचाभ द्रव, कोर्निया, लेंस, ठीक है, दिक्तंत्रिका तंत्र, इन सब के बारे में लिखना। अब लेंस के बारे में भी आप देख सकते हो। देखिए लेंस के बारे में हमने देखा था कि जो लेंस होता है, ये लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है, लेकिन हमने देखा था कि मानव नेत्र का जो लेंस है ये लेंस उत्तल होता है। अधिकांश देखा गया था कि ये उत्तल लेंस जैसे इसकी बनावट होती है लेंस। देखिए हमने देखा है कि जब निकट बिंदु और दूर बिंदु हमें आसानी से दिखाई बनते हो, या निकट बिंदु 25 सेमी पर, दूर बिंदु अनंत पर बनता हो, तो फिर हमें किसी तरह का कोई विकार दोष उत्पन्न नहीं होता हो, फिर हमारी दृष्टिपराग सामान्य रहती है। लेकिन देखा गया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती थी वैसे वैसे लेंस जो है ना की लचीलापन कम हो जाता था, इसमें जो है ना इस पर दूध या रंग खाने लगता था, झिल्ली खाने लगती थी, जिसको हमने सम्मिलित रूप से कुछ मोतिया बिंदु जहाँ कहा होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो अब इसको एक बार आप दोबारा सुन लो। मानव नेत्र क्या, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको लिखना है मानव नेत्र। आपको चित्र बना के सारे अंकित, इसका नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है कि मानव ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है, जो हमें रंग बिरंगे संसार को दिखलाने में सहायता करती है। मानव नेत्र के बिना हम रंग बिरंगे संसार की कल्पना नहीं कर सकते। फिर आपको लिखना है, इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से आपको लिखना है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है जो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। और अब रेटिना क्या है इसी के बारे में लिखना, मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इसी में लिख देना। रेटिना वास्तव में जो है एक मानव नेत्र के पीछे का बिंदु होता है, जो झिल्लीनुमा संरचना होती है। झिल्लीनुमा संरचना पर जिस वस्तु को हम देखते हैं उसकी परछायां बनती है, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर आपको श्वेत पटल लिखना है। मानव नेत्र के दोनों ओर जो है ना एक श्वेत भाग होता है जो अपारदर्शक होता है, जिससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह का ये भी अंध बिंदु होता है ये, परंतु हमारे कोर्निया की गोलाई को नियमित रूप से बनाए रखने में हमारी सहायता करता है, बाहरी आघातों से मानव नेत्र की रक्षा भी करता है। ठीक है, ये श्वेत पटल हो गया। फिर आपको पुतली लिखना है। मानव के नेत्र का सामने का भाग पुतली होती है, इससे ये पारदर्शक होता है, इससे वस्तुएं आसानी से दिखाई दे जाती हैं। इसका काला वाला पॉइंट जो है ना पुतली कहलाता है। फिर आपको कोर्निया, देखिए कोर्निया इसका बिल्कुल सामने का जस्ट का पॉइंट होता है। इस कोर्निया के से ही हम वस्तुओं को समानांतर भी देख सकते हैं, लंबवत भी देख सकते हैं, यानी वस्तुओं को एक से परिछाया को एक रूप में एकत्रित हम कर सकते हैं।
परितारिका आयरिस भी इसी तरह से है। ऐसी काचाभ द्रव, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि मानव नेत्र में एक सोडियम क्लोराइड का घोल भरा होता है, एक साधारण नमक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये मानव नेत्र में घोल भरा होता है, ये विशेष परिस्थितियों में आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। दिक्तंत्रिका क्या लिखना है, दिक्तंत्रिका मानव का आंतरिक हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है। दिक्तंत्रिका के माध्यम से ही विशेष परिस्थितियों में जैसे खुश या गम में आंसू बाहर निकलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड या काचाभ द्रव कहते हैं। ऐसे अन्य बिंदु, ऐसे शीत बिंदु, तो इनके बारे में इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना लिखना है। फिर आपको लास्ट में लेंस पे आ जाना है, लिखना है लेंस के बारे में कि लेंस, मानव लेंस जो है ये हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ लचीला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, इससे फिर हम उसको कम दिखाने लगते हैं, अर्थात मानव नेत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन विकारों को दूर करने के लिए हम उत्तल अवतल लेंस का बाहरी रूप से चश्मा पहनते हैं, उससे उनको हम आसानी से, क्यों, क्योंकि उनसे फिर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से बनने लगता है। तो आप इस तरह से मानव नेत्र के द्वारा हम रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कुछ भी आपको याद मिले तो आपको डायरेक्टली लिखना है, मानव नेत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना हम रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि मानव नेत्र जो है एक कैमरे की भांति होता है, जो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना मानव नेत्र का पीछे का हिस्सा होता है, जो झिल्लीनुमा आकार में होता है, जो प्रत्येक बिंब का प्रतिबिंब परछायां बनाता है। ठीक है, फिर आपको श्वेत पटल लिखना है। मानव नेत्र की ओर के दोनों वाला भाग, बीच वाला हिस्से को छोड़कर साइडों का जो भाग होता है, ये श्वेत पटल कहलाता है। श्वेत पटल जो है ना, इस तरह का अनुबिंदु होता है या पारदर्शक होता है, इस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, परंतु कोर्निया की गोलाई को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। और याद रखना है कि ये बाहरी आघातों से भी हमारे नेत्र की रक्षा करता है। ठीक है, फिर इस तरह से मैंने जो बताया आपको, पुतली, कोर्निया, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। फिर लास्ट में आपको लिखना है इस तरह से मानव नेत्र के द्वारा हम रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। तो आप समझिए होंगे। अगर आपको डिटेल वाइज लिखना है तो फिर आप मुझसे दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी इसने डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा, वर्णन नहीं पूछा, वो केवल पूछता है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, चित्र पूछता है। ठीक है, फिर भी छोटा मोटा जो मैंने बेसिकली आपको बताया ये लिखो। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अब दोस्तों ये मेरे हिसाब से पाठ खत्म हो चुका, लेकिन इसमें कुछ बिंदु रह गए थे, जैसे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना था, इसी प्रकार पार्श्व परावर्तन था, और कुछ सवाल थे न्यूमेरिकल थे, तो उनको हम करते देखें। सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगर कोई बिंदु और रह गया हो तो सारे लड़के जो है ना, सारे विद्यार्थी जो है मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर ये बिंदु रह गया है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा अगली वीडियो में उनको दोबारा से बता। देखिए, अब देखिए, अगर आपको ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझ नहीं आएगा तो फिर आप जो है ना पार्श्व परावर्तन को नहीं समझ पाओगे। पार्श्व परावर्तन को समझने के लिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने को समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, देखिए ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर कोई पी नाम की वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? पी नाम की कोई वस्तु रखी हुई है। ये समतल दर्पण, समतल दर्पण के समकक्ष कोई पी नाम की वस्तु रखी हुई है, इसके सामने भी लिख देना समतल दर्पण। वही समतल दर्पण है जिसमें हम अपना आईना देखते हैं, तस्वीर देखते हैं। ठीक है, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस पी नाम की वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चली गई, समतल दर्पण से टकराई, एक और कोई नहीं प्रकाश की किरण चलती है। ठीक है, तो जब ये प्रकाश की किरणें समतल दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद इनका क्या होगा? परावर्तन होगा।
ठीक है। हमने एक समतल दर्पण लिया है, उस समतल दर्पण के ऊपर, क्योंकि वस्तु को हमेशा चिन्ह परिपथ x बाई हाथ पर रखा जाता है भाई, वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस कहाँ रखते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को बाएं हाथ की तरफ रखा जाता है। तो बाएं हाथ मिलता है इधर से। तो इस समतल दर्पण के ऊपर बाएं हाथ की तरफ एक वस्तु रखी है, पी नाम की कोई वस्तु रखी है। पी नाम की वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस पी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात इनका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जब ये प्रकाश की किरणें हमारे आंख में प्रवेश करती हैं, नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो नेत्र से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही, सुंदर से आ रही। इसका नाम सीधा से देखो, क्योंकि मानव नेत्र से जब हम देखेंगे ना, तो मानव नेत्र से देखने पर ऐसे नहीं मानव नेत्र यूं देख के यूं देखेगा, मानव आंख तो हमेशा सीधा देखेगी ना। तो जब तुम देख रहे हो कि तीन वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात जब इनका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात जब हमारे रेटिना में प्रवेश करती है, नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है कि प्रकाश किरण यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत हो रही, हमें आभास हो रहा है, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी काल्पनिक होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल सीधी बात है। तो अब हमें पता लग गया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी होता है तो कैसा होगा, सीधा भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब जब प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होता है सीधा भी होगा। तो अब तुमसे पूछा जाए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको याद रखना है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, जिसको हम काल्पनिक भी कहते हैं, और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। हमने देखा है ना, अभी हमने एक समतल दर्पण लिया था, समतल दर्पण के समकक्ष हमने को ऊपर कोई बाएं हाथ की तरफ वस्तु रखी थी, पी नाम की कोई वस्तु रखी थी। इस पी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात इनका परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात जब ये नेत्र में प्रवेश करती है, हमें रेटिना में प्रवेश करती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरणें देखो ना, इस अन्य वस्तु से इधर से आती हुई प्रतीत होती है आभास, जबकि आ कहाँ रही है, वास्तव में इधर से आ रही है, लेकिन हमें आभास कैसा हो रहा है, इस कारण से इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा। ये वही समतल दर्पण है जिसमें हम अपनी शक्ल सूरत देखते हैं, आईना जिसको हम लोग कहते हैं। तो अब तुम्हें ये पता लग गया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखना है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। ठीक है, अब ये बात तुम्हें याद रखनी है, चित्र को बना लेना है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी लिखी है। देखिए ये आपतित किरण है, आप लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझ रहे हैं हमें, तो आपतित किरण है, हमें पता है, ये हमने पढ़ लिया, उसमें ये परावर्तन हुआ इसका, तो ये परावर्तित किरण है। किरणें लिखना है, एक से अधिक है तो किरणें लिखोगे, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, लेकिन इनसे लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इतना समझना था कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा कैसा होता है। हमें पता लग गया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो अब कैसे लिखोगे, तो आपको सबसे पहले लिखना है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, लिखने के बाद सबसे पहले लिखना है, सर्वप्रथम एक समतल दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु रखते हैं, नाम की कोष्टक में लिख देना वस्तु रखते हैं, वस्तु पी से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात इनका परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात जब हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पी से नहीं, अन्य वस्तु पी से आती प्रतीत होती है, यहाँ से आती प्रतीत होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, आभासी तो लाजमी सीधा भी होगा, तो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, पार्श्व परावर्तन क्या, ये पार्श्व शब्द कहाँ से आया, पार्श्व अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से समझना, अच्छा प्रश्न है, पार्श्व परावर्तन क्या है। ठीक है, तो देखो मैं समझा रहा हूँ। आप चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, बाकी इसको याद रखना, पार्श्व परावर्तन अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, ठीक है, इसको याद रखना सर। पार्श्व का मतलब क्या है,
परावर्तन का मतलब तो हमें समझ में आ गया। पार्श्व का मतलब क्या? पार्श्व का मतलब है शरीर के भागों का उल्टा दिखाई, पार्श्व बदल। मेरा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखना, प्रतिबिंब मेरा बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग, मेरा बायां भाग दायां भाग उल्टा दिखाई देना। किसमें? दर्पण। कैसे देखिए? देखिए पार्श्व परावर्तन को हम पढ़ रहे हैं। पार्श्व परावर्तन से पहले भी हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा है। तो जब हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा है तो हमने देखा है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता था? आभासी और सीधा होता है। ठीक है। और वो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। कितनी दूरी पर? 3 यहां रखी हुई थी दर्पण के पीछे। भाई पीछे तो बन रहा है, समतल दर्पण यहां था। मैं उस पर आगे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देता तो समतल दर्पण था। मैंने उसको दिखाया नहीं क्योंकि मैंने लिख दिया समतल दर्पण। तो उसके पीछे, भाई उसके पीछे बना था ना। कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पर सी नाम की वस्तु रखी हुई थी, इसमें सी डाइस कितनी दूरी पर उतनी दूरी से आ रही। तो देखिए हमने भी पढ़ा है, आपको लिखना है पार्श्व परावर्तन में। हम जानते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी, यानी बिंब जितनी दूरी पर रखा होगा दर्पण से, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। पढ़ाएं। तब अब यदि हम क्या काम करें, समतल दर्पण के सामने, हम अगर समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखें तो हम देखते हैं कि हमारा दायां भाग दर्पण का बायां भाग बन जाता है, हमारा बायां भाग दर्पण का दायां भाग बन जाता है। इस स्थिति को ही पार्श्व परावर्तन। इसके अलावा अगर आप देखिए दर्पण के सामने पी लिख दो और पी लिख यानी दर्पण में से यहां देखो तो आपको क्यू नजर आएगा। तो आपको पी क्या नजर आएगा? क्यू नजर आएगा। आप एक काम करो, आप अपने हेयर स्टाइल को दाएं हाथ की तरफ काट के फोटो खिंचवाओ। फोटो खिंचवाओगे तो आपको देखोगे कि वो देखोगे उल्टे हाथ से आएगी बाएं हाथ। अगर आप बाएं हाथ से हेयर स्टाइल को, बालों को यूं काटते हो, हेयर स्टाइल को इस तरह से करते हो, तो आपको जब फोटो खिंचवाते हैं दर्पण में देखते हैं तो हमें बाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ दिखाई देता है। अगर हमारे बाल दाएं हाथ की तरफ हैं तो बाएं हाथ की तरफ दिखाई देता है। वही अगर मैं शब्द पी शब्द को मैं दर्पण के सामने रखूं तो हमें क्यों नजर आएगा? मैं अगर 18 शब्द को वहां दर्पण के सामने देखूं तो कैसे नजर आएगा? ऐसे आपने एम्बुलेंस शब्द में देखा होगा, उल्टा दिखाई देता है ना? एम्बुलेंस को लिख के आप दर्पण के सामने देखोगे क्या लिखा जाए, और आप देखते हो एम्बुलेंस तक लिखोगे। तो इस तरह के परिवर्तन को पार्श्व परावर्तन। दोबारा सुन लो, पार्श्व परावर्तन क्या? हम जानते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है, वस्तु रखी होती है। अब यदि हम क्या काम करें, अपने आप को, अपनी तस्वीर को, अपने चेहरे को अगर हम समतल दर्पण के सामने रखकर देखें तो हम पाते हैं कि हमारा दायां भाग दर्पण का बायां भाग बन जाता है, हमारा बायां भाग दर्पण का दायां भाग बन जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परावर्तन। ठीक है। उदाहरण के लिए जब हम पी शब्द को दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं तो क्यू बन जाता है, 18 को देखते हैं तो सी बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए मेरे हिसाब से कोई बिंदु बचा नहीं। अगर फिर भी बचा है, मुझे याद नहीं है, तो आप उनको मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके उनको पूछ सकते हो। आप नोट्स बना रहे हो, पूछ सकते हो कि सर ये बिंदु रह गया, मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं। फिर भी मैं अगर रहता है तो वैसे क्लास में चलेंगे तब भी हम बताएंगे दोबारा से। और अब इसके अलावा भी बिंदु रह गया तो फिर आसानी से आप मुझसे इससे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, मैं दूसरी बात क्या है कि मैं न्यूमेरिकल से कराऊंगा। न्यूमेरिकल से आप देख लेना एक बार करके किताब में से देख लेना। यहाँ किताब अवेलेबल है नहीं, या मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर जो भी आंतरिक क्वेश्चन का हो, एग्जाम्पल हो, उनमें से आप मुझसे पूछ सकते हो सर इतने नंबर पर पेज पे, इतने पेज बुक में, इतने पेज पर वो फलाना उदाहरण है और इस तरह का आंतरिक क्वेश्चन है, उनको करा देना। हमसे नहीं हो रहे, आप करा के देखना। क्योंकि मैंने उत्तल दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, ये सब करा दिए। चिन्ह परिपति मैंने करा दी। इसके बावजूद आप जो भी सवाल हो एक बार उनको खुद करके देखना, नहीं हो तो मैं सवालों को करा दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके हम हाजिर होंगे।
मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, सारे लड़कों से कहो सारे ऑनलाइन आए, सारे लड़कों से एक दूसरे से कहो ऑनलाइन पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए सिलेबस ये थोड़ा लंबा है, ये फिर पूरे साल में होता नहीं है। समझ रहे हो बात को? सारे लड़के पढ़ें अच्छे से, कोई दिक्कत हो पूछें सारे। मैं ऑनलाइन रहता हूँ जब मेरी वीडियो रिलीज होती है, तो फिर भी कोई आपको दिक्कत हो, पहले आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करिए, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट्स बना लीजिए आपने, जैसे 9:30 बजे लाइव होती है मेरी क्लास, 9:30 से 10 बजे तक आपने समझा, उसके बाद आपने जो भी क्लास में अपनी ले ली, उसके बाद जब शाम को आप रिवाइज करो तो आप अपने फ़ोन पर देख सकते हो वहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको स्किप कर करके नोट्स लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो फिर। और उसके बाद भी समझ नहीं आता मुझे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना उनको सामने जो आपने क्वेश्चन किए हैं, सवाल पूछे हैं जो समझ नहीं आए, उनको मैं वीडियो में बिल्कुल रखूंगा आपके सामने। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। एक बार गुड मॉर्निंग लिखने के बाद फिर आगे टिप्पणी करना बहुत अजीब सा लगता है। मैं कह देता हूँ एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बस हो गया, ठीक है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप एक बार करके उनको छोड़ सकते हो, बात करो, एक दूसरे को कमेंट मत करो, समझो, क्योंकि पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, लेकिन सच्चाई है कि आप पढ़ोगे, एग्जाम होंगे। आप देखना है 10वीं क्लास के 2 एग्जाम हो गए थे, वो भी बोर्ड ने कराए हैं, तो बेसिकली एग्जाम तो होंगे। तो इसीलिए आप ध्यान करें, अच्छे से पढ़ें, कमेंट करके मुझे पूछें कोई दिक्कत हो। मेरे सामने थोड़ी परिस्थितियाँ थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और ठीक कुछ परेशानियाँ थी, उनको मैं अब रिलीज हो रही है धीरे धीरे, तो मैं टाइम निकालूंगा, बड़ी वीडियो भी बनेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।